Good morning, students. Now we are going to start our new topic, साइमन कमीशन। अभी तक हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसर्स ये सब कुछ पढ़ा। अभी नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टायरो गवर्नमेंट अंडर प्रेशर ऑफ मास मूवमेंट इन इंडिया। सर जॉन साइमन was the chairperson of साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये एक व्यक्ति का नाम था, सर जॉन साइमन, और ये जो व्यक्ति था वो चेयरपर्सन था इसका, इसलिए इसका नाम भी साइमन कमीशन पड़ा। ये कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने खुद के, यानी कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। हालांकि ये कमेटी बनाई इंडियन लोगों के लिए गई थी, बट एक भी इंडियन मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं था। तो ये जो कमीशन जो बनाया गया, ये जो ग्रुप जो बनाया गया लोगों का, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया, वो किस लिए बनाया था? और इसी जो ये कमेटी बनाई, इसी को ही साइमन कमीशन नाम दिया गया, क्योंकि इसका चेयरपर्सन जो व्यक्ति था उसका नाम सर जॉन साइमन था। इट लुक्ड इनटू द डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सजेस्ट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये देखना इसका काम था। साइमन कमीशन जो बना था इसका काम था नेशनलिस्ट जो डिमांड कर रहे हैं, जो नेशनलिस्ट जो खड़े हो रहे हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स है, और ये सजेस्ट करना कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है ऑलरेडी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था, उसमें अगर किसी चीज कोई चेंज चाहिए, किसी चेंज की उसमें जरूरत है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, और वो चेंज करना है यानी उसमें सजेशन वो कर सकते थे। Congress and Muslim League, along with other parties, received the Simon with black flag and slogans such as "Go Back Simon"। और इसका जो ये साइमन कमीशन जब इंडिया में आया, यानी कि इस कमेटी के जो मेंबर इंडिया में आए, जब ये देखने के लिए कि नेशनलिस्ट की डिमांड्स क्या है और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, या उसमें सजेस्ट करना है कि कहाँ पर क्या चेंज करना है, पर और जब ये लोग इंडिया में आए, ये कमेटी के मेंबर इंडिया में आए, तो इंडिया की कांग्रेस, उस टाइम पर हमारी कांग्रेस पार्टी बन चुकी था, पता है 1885 में कांग्रेस पार्टी हमारी बन चुकी थी, जो कि ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी, और मुस्लिम लीग जो कि मोहम्मद जिन्ना ने बनाई हुई थी। तो इनके लोगों ने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि ये भारत की जो उस टाइम पर लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उनके अगेंस्ट में था, क्योंकि ये लोग सारे ब्रिटिशर्स थे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलाने के लिए ये लोग इंडिया में आए थे, इसलिए सब लोगों ने इसका विरोध किया। और ब्लैक फ्लैग और स्लोगन लेकर, यानी कि ब्लैक फ्लैग दिखाए शांतिपूर्वक तरीके से, गांधी जी क्योंकि कांग्रेस के थे, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से नॉन वायलेंसली इन साइमन का विरोध किया, और उन्होंने ब्लैक फ्लैग लेकर और सिर्फ स्लोगन लगाए, "गो बैक साइमन"। इस तरह से उन्होंने जो है नारेबाजी करके उसका विरोध किया। लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ 1929, सॉरी ना, लाहौर कांग्रेस है। द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट लाहौर इन 1929। कांग्रेस जो पार्टी बनी हुई थी उसका जो सेशन था, यानी कि उसकी जो सभी पार्टी जो मिलकर जो मीटिंग करते, उसकी जो मीटिंग हुई लाहौर में हुई 1929 में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और ये किसके लीडरशिप में हुई? ये जो मीटिंग हुई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में हुई। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज्य एट इट्स एम। और इस जो लाहौर अधिवेशन जो ये हुआ, जिसको लाहौर अधिवेशन भी बोला जाता है, ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, इसमें कांग्रेस ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया क्लियरली कि हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग करनी है। हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, वो पूर्ण स्वराज्य, मतलब खुद का स्वराज्य, खुद का राज्य होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स का। इसका मतलब वो ब्रिटिशर्स से फ्रीडम चाहते थे। इट वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंस डे। और उस टाइम पर 1929 में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हम हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर, यानी कि उस दिन जो है, ये पूर्ण स्वराज्य की जो डिमांड थी वो रखी गई थी कांग्रेस अधिवेशन में। It was decided to start the civil disobedience movement to win पूर्ण साम्राज्य। और इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो वापस लिया था गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको वापस से स्टार्ट किया जाए और उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी जाए। ये उस टाइम पर लाहौर जो अधिवेशन हुआ जो 1929 में, यानी कि मीटिंग हुई एक लाहौर में कांग्रेस पार्टी की, उस पार्टी में ये सब बातें उस टाइम पर लोगों के बीच हुई, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं।
Civil disobedient movement. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. गांधी जी ने उस टाइम पर ये पाया कि जो नमक जो है वो एक काफी पावरफुल यूनिटी बना सकता है। जैसे हम लोग इसका उन्होंने किस तरह से जो है नमक को किस तरह से उन्होंने पावरफुल सिंबल माना है कि नमक के बिना हम अगर कोई भी डिश बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो बिना नमक के उसमें टेस्ट नहीं होता है। यानी कि सभी मसाले जब तक उसमें नमक नहीं पड़ता है तब तक बाकी मसालों को कोई टेस्ट आएगा ही नहीं। तो क्या हुआ उसमें यूनिटी बना के रखता है कि सभी मसाले तभी ज्यादा पावरफुल होंगे तब उसमें जब उसमें सॉल्ट भी होगा तो ही। तो वैसे ही उन्होंने एक यूनिटी का जो है वो सिंबल माना सॉल्ट को, और उन्होंने जो है सोल्ट जो सत्याग्रह था यानी कि सोल्ट मूवमेंट जो चलाया उन्होंने, सोल्ट ब्रेक मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ही सेंट ए लेटर टू विक्टोरिया इरविन स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स। उस टाइम पर गांधी जी ने जब सोल्ट वाला जो मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो थे वही नमक बनाते थे, यानी कि नमक हमारे ही देश का होता था, हमारे जो समुद्र जो किनारा है वहीं पर ब्रिटिशर्स नमक बनाते थे और हमें ही डबल रेट में वो बेचा जाता था। तो गांधी जी ने उसका विरोध किया क्योंकि उस टाइम पर उस पर बैन था कि कोई भी जो बाहर का कोई व्यक्ति है वो उस टाइम पर नमक, या इंडिया के लोग जो है वो नमक नहीं बना सकते थे। तो गांधी जी ने उसका विरोध किया और उन्होंने जो है वो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जो कि कोस्टल एरिया वहां तक उन्होंने 24 माइल्स जो चलकर पैदल यात्रा की और वहां पर जाकर उन्होंने पानी को उबालकर नमक बनाए। यानी कि जो नमक बनाने का जो एक कानून बना हुआ था कि ब्रिटिशर से नमक बना सकते हैं, उस कानून को तोड़ा। और उन्होंने जो इरविन जो उस टाइम पर हमारे जो जनरल गवर्नर थे इंडिया के, उनको एक लेटर लिखा और उसमें अपनी 11 डिमांड्स भी दी। ग्रेट डिप्रेशन मेड द लाइफ ऑफ पीपल हाईली मिजरेबल। उन्होंने उस टाइम पर ये बताया कि लोगों की जो डिप्रेशन जो चल रहा है लोगों के दिमाग में कि वो किस तरह से फ्रीडम पाए, उसकी वजह से लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लाहौर कम कॉन्स्पिरेसी केस एंड मीरूद कॉन्स्पिरेसी केस क्रिएट डिस्कॉन्टेंट अमंग द इंडियंस। उन्होंने कहा कि लाहौर कॉन्स्टिट्यूंसी और मीरूद जो हुआ यानी कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हुए यहाँ पर, इन इंसिडेंट्स ने लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। गांधी जी इन एग्रीटेड द मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सोल्ट लॉ एट डांडी। गांधी जी ने डांडी में जाकर नमक बनाकर और नमक कानून जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था वो तोड़ा। सोल्ट मार्च, यहाँ पर दांडी मार्च जो चला उनका सोल्ट मार्च जो चला उसी के बारे में है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेज ऑन सोल्ट। सोल्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेज ले रही थी। द प्रोडक्शन ऑफ सोल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। और जो प्रोडक्शन था वो गवर्नमेंट के अंडर में था। मोनोपोली मतलब उनके रूल्स बने हुए थे कि ब्रिटिशर्स के अलावा और कोई नमक नहीं बना सकता है। सो द प्राइस ऑफ सोल्ट वाज वेरी हाई, जिसकी वजह से सोल्ट के जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा हाई हो रहे थे। देयरफॉर गांधी जी अपोज द सोल्ट लॉ, इसलिए गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने का फैसला किया। गांधी जी डिसाइडेड इनग्रेटेड द सोल्ट मार्च। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे। गांधी जी एंड 78 of his trusted volunteers started a march on foot from साबरमती आश्रम to डांडी। गांधी जी और उसके 78 जो फॉलोवर्स थे उन्होंने अहमदाबाद में जो साबरमती जो आश्रम है वहां से लेकर और डांडी तक पैदल यात्रा की। और इस बीच उनको जो भी गांव बीच में आते थे, जो भी लोग मिलते थे, वो उनको अपने मूवमेंट के बारे में बताते और लोगों को अवेयर करते कि वो ब्रिटिशर्स का किस तरह से विरोध कर सकते हैं। ऑन 6 अप्रैल 1919 दे रीच्ड कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी पैदल चलते हुए वहां पर पहुंच गए। गांधी जी प्रिपेयर्ड सोल्ट बाय यूजिंग सी वाटर, ब्रोक and the salt law and inaugurated the movement। गांधी जी ने उस टाइम पर वहां पर डांडी पहुंचकर उन्होंने पानी को उबालकर, समुद्र का जो पानी था उसको उबालकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। इस तरह से ब्रिटिशर्स का विरोध किया। डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या था? इन दोनों जो मूवमेंट्स जो चले उनमें डिफरेंस क्या था? पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पीपल ब्रोक द लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब देखो यहाँ पर दोनों का मीनिंग क्लियर है वैसे अगर समझ में है तो। नॉन कोऑपरेशन मतलब कि किसी भी चीज में साथ ना देना,
गवर्नमेंट के किसी भी वर्क में साथ ना देना, जबकि सिविल डिसोबीडियंट, डिसोबीडियंट मतलब क्या होता है, कोई बात ना मानना, जबकि साथ ना देना, एक तो साथ ना देना और कोई बात ना मानना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था कि ब्रिटिशर्स का किसी भी तरह से कोई साथ नहीं देगा, और डिसोबीडियंट मतलब उनके कानून, उनकी जो पॉलिसीज वगैरह बनी हुई थी उनको कोई भी नहीं मानेगा। यहाँ पर भी वही आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला तो पब्लिक ने रिफ्यूज किया, लोगों ने रिफ्यूज किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी तरह से कोई किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं करेंगे। पीपल ब्रोक द लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और लोगों ने कानून तोड़े। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला तो उस टाइम पर लोगों ने कानून तोड़े, यानी कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून उन्होंने तोड़े। मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट चला उसमें मुस्लिम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुस्लिम पार्टिसिपेट वाज लेस इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जबकि सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट रहा उसमें मुस्लिम लोगों ने कम पार्ट लिया। नो टैक्स campaigning was not there in the non-cooperation movement. People refused to pay taxes in civil disobedience में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला उसमें साथ नहीं देना था सिर्फ, बाकी उनके जो कानून थे वो तो फॉलो कर ही रहे थे, वो लोग इंडियंस उनको फॉलो कर रहे थे, तो टैक्सेस उस टाइम पर वो पे कर रहे थे। जबकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जब चला तो उस टाइम पर इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स को टैक्सेस पे करने से मना कर दिया था। फार्मर जो थे, अपने लैंड लॉर्ड जो कि ब्रिटिशर्स के अपॉइंट किए हुए थे, उनको किसी तरह के कोई टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे। लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट की मूवमेंट की जो लिमिट रखी, गांधी जी ने जो भी मूवमेंट चलाया उसमें कुछ लिमिटेशंस उन्होंने जो है वो रखी थी। दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बिकॉज दे वर नॉट मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। उस टाइम पर यह था कि दलित जो थे वो इसमें सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो खुद का जो सब्सट्रैक्ट था, यानी कि उनका जो खुद का जो राज्य था कि उसमें वो ब्रिटिशर्स को भी इन्वॉल्व नहीं करते थे, वो अलग थे, बिल्कुल फ्रीली अलग से रहते थे, इसलिए दलित उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। मैनी मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, दे थॉट दैट द कांग्रेस वाज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। काफी मुस्लिम लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो सोचते थे कि कांग्रेस जो थी वो हिंदू महासभा जो बनाई हुई थी उसको बंद करने की तरफ आगे बढ़ रही है, कि ब्रिटिशर्स का कहना नहीं मान रहे, उनके कानून को तोड़ रहे। इसका मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो हिंदू महासभा जो इस कमेटी बनाई हुई उसको वो बंद करवा देंगे। कम्युनल रियोट्स अकर्ड इन मैनी प्लेसेस, रियोट्स मतलब फार्मर्स ने काफी जगह पर विरोध किया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेटेड वाज मिनिमम, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे उन्होंने कम पार्टिसिपेट किया इन दोनों मूवमेंट्स में। गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज विल नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। उस टाइम पर क्योंकि इन्होंने जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कम पार्टिसिपेट क्यों किया, कि उनको उस टाइम पर काफी बेनिफिट हो रहा था, कि उनकी जो सामान था वो बहुत ज्यादा हाई रेट में बिक रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको हाई प्राइस में बेच रही थी, तो उनको फायदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करती तो उनको लॉस होता। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो वो उस टाइम पर इंडस्ट्रीज का साथ नहीं देती, जो कि गांधी जी के साथ खड़े हुए थे, इसलिए गांधी जी ने भी डिक्लेयर किया कि अगले 100 सालों तक भी हमें जो है वो स्वराज्य नहीं मिलेगा अगर हम अपने देश में से अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत जो छुआछूत जो हमारे देश में फैला उसको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें पूर्ण स्वराज्य नहीं मिलेगा। एफर्ट मेड बाय द गांधी जी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, दलित लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या किया। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, उन्होंने जो है अनटचेबल लोगों के लिए जो वर्ड यूज किए, उस टाइम पर अनटचेबल लोगों को जो था वो अछूत कहा जाता था, उन्होंने हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, उन्होंने भगवान के पुत्र और हरिजन के नाम से उनको संबोधित किया। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर them temple entry and access to public well tank roads and school। हम हमें अच्छी तरह पता है कि जो दलित उस टाइम पर होते थे, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, वो ना तो किसी मंदिर में एंट्री कर सकते थे, ना ही किसी जो जिस पर पब्लिक जो वेल होता था, टैंक रोड या कुछ भी होता था, उसका यूज नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने उन सब चीज को नकार दिया, कि उन्होंने ये सिक्योर किया कि अब दलित भी मंदिर में एंट्री कर सकते हैं, पब्लिक जो वेल जो कुएं बनाए गए हैं, टैंक्स बनाए गए हैं, वहां पर वो लोग भी पानी भर सकते हैं। गांधी जी ने इन सब चीजों को नकार, उन्होंने दलित लोगों का साथ दिया। ही क्लीन्ड हरिजन
colonies and his ashram there was no caste feeling. उन्होंने उस हरिजन जो उस टाइम पर जो थे उनको साफ यानी कि उनको साफ सुथरा रहने के लिए उनको समझाया। उसके अलावा उन्होंने अपने आश्रम में ये जगह बनाई कि वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति आता है रहने के लिए तो उसकी किसी तरह की कास्ट वगैरह से रिलेटेड उसको नहीं, उसके सामने फीलिंग्स नहीं रखी जाएगी, मतलब उससे उसकी कास्ट पूछकर उसको आश्रम में नहीं रखा जाएगा, किसी की कोई कास्ट नहीं पूछी जाती थी। He himself cleaned the toilets to dignify the work of the sweeper. गांधी जी ने खुद, जब दलित लोग जो ये लोअर कास्ट के लोग जो ये सफाई वगैरह का काम करते हैं उनके काम को ही किया, उन्होंने ये डिग्निफाई किया कि वो टॉयलेट वगैरह भी साफ करते थे, गांधी जी खुद से ही सफाई वगैरह भी करते थे। ये सब किस लिए? दलित लोगों को भी रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। Pursued the upper caste people to give up the practice of untouchability, ताकि अपर कास्ट के जो लोग थे वो उनकी जो वो वर्क करते थे लोअर कास्ट के वो लोग उनकी वैल्यू, उनकी इम्पोर्टेंस वो समझ सके। वोमेन्स पार्टिसिपेशन, वोमेन ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, ये जो मूवमेंट चले उसमें वोमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर। काफी बड़ी संख्या में जो है वो वोमेन ने भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में साथ दिया, पार्टिसिपेट किया। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज एंड फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज। नॉर्मली जो फैमिली से जो रिलेटेड जो वोमेन थी यानी कि अर्बन एरिया, सिटी एरिया से वो तो जो कि हाई कास्ट के जो लोग थे और अच्छी फैमिली से रिलेटेड वोमेन थी, जबकि फार्मर एरिया से यानी कि गांव से जो व्यक्ति जो हाउस होल्ड वाले थे यानी कि जो अच्छे जो रिच जो फार्मर्स होते थे उनके घरों की जो वोमेन थी उन्होंने इन में पार्टिसिपेट किया था। For a long time, the Congress was reluctant to give any position of authority to women within the organization. काफी लंबे टाइम तक कांग्रेस ने भी अपने किसी भी अथॉरिटी यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन को कोई पार्ट नहीं दिया था, इनकी जो है उनको किसी तरह का कोई इम्पोर्टेंस उसको नहीं दी थी। बट द कांग्रेस वाज कीप टू द सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन, जबकि बाद में जो है वो कांग्रेस ने भी उसकी पोजीशन, उसकी अथॉरिटी को माना और उसको काफी अच्छी तरह से यानी कि उनको पार्टिसिपेशन जो था, भागीदारी जी थी वो बहुत बड़े लेवल पर की गई। आपने देखा होगा गांधी जी की कहीं पर कोई भी पिक्चर आती है तो उनके साथ वुमेन जरूर होती है, क्योंकि उन्होंने वुमेन की जो पावर थी उसको समझा था और उसको उन्होंने स्वीकार किया था। द सेंस ऑफ द collective belonging. Nationalism spread when people being to believe that they are all part of the same nation. When they discover some unity that bind them together. यानी कि ये जो सेंस थी जो उस टाइम पर जो नेशनलिज्म की वो इस तरह से फैल रही थी, लोग भी बिलीव करें कि पूरा जो नेशन है वो हमारा है, हम उसके एक छोटा सा पार्ट हैं। यानी कि ये सोच कर नहीं कि हमारा जो एरिया वही सिर्फ हमारा है, बल्कि पूरे देश को उन्होंने माना कि सब लोग माने कि पूरा देश ही हमारा है और हमें यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रहना है। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम partially through experience of the united struggle. Additionally, a variety of culture process also captured the spirit of nationalism. और ये जितना भी जो कल्चर, हमारा जो कल्चर था उसकी वजह से भी लोगों ने जो है लोगों के अंदर जो थी वो नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी वो पैदा हो रही थी। आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, नेशन को किस तरह से एक आइडेंटिटी, एक प्रूफ देना, एक पहचान देना। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट often symbolized in a figure or image with which people can identify the nation. ये उन लोगों के लिए था कि जो लोग अपने एक नेशन को अपनी पहचान नहीं मानते थे, उन लोगों के लिए कि वो किस तरह से अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The image of Bharat Mata was the patriotic representation of the motherland. और उस टाइम पर नेशन को एक आइडेंटिटी दी गई भारत माता की, यानी कि हमें मदरलैंड मान के चलना है, हमें अपनी धरती को ही अपनी माता मान के चलना है। वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1817। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1817 में ये सॉन्ग जो था वो लिखा था। दिस वॉज संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो उस टाइम पर इसको पहली बार गाया गया था। डिफरेंट आर्टिस्ट प्रोजेक्टेड देयर ओन वर्जन ऑफ द भारत माता। अलग अलग जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जो वंदे मातरम जो सॉन्ग था उसको अपने तरीके से प्रेजेंट किया था।
Folklore's many nationalist leaders took help of folk tales to spread the ideas of nationalism. फोक टेलर्स मतलब है कि उस टाइम पर नेशनलिज्म जो थे, नेशनलिस्ट जो थे, यानी कि जो राष्ट्रीय भावना पैदा करने वाले जो लोग थे लोगों के बीच में, उन्होंने फोक टेल्स यानी कि काफी स्टोरीज का भी साथ जो है वो आइडिया जो थे लोगों में फैलाए। स्टोरी के थ्रू भी वो लोगों को अवेयर करना चाहते थे कि किस तरह से अपने नेशन के लिए वो खड़े हो सकते। इट वॉज बिलीव दैट द फोक टेल रिवील द ट्रू पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर, कि हमारे जो फोक टेल्स जो है यानी कि हमारी जो स्टोरीज जो है मेन कल्चर से रिलेटेड, वो लोगों में एक ट्रेडिशनल पिक्चर जो है वो क्रिएट करती है, लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना पैदा करती है। नेशनल फ्लैग ए ट्रिकलर्स फ्लैग वॉज यूज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में स्टार्ट हुआ उस टाइम पर एक 3 कलर का एक फ्लैग उस टाइम पर यूज किया गया। देयर वॉज 8 लोटस ऑन इट्स विच डिस्पाइट द 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस टाइम पर उसमें 8 जो थे वो लोटस जो कमल के फूल दिखाए गए थे, जो कि ब्रिटिशर्स की जो प्रोविनेंस थी उसको जो है वो खत्म करने की बात कर रहे थे। There was Syrian's moon on the flag which represent हिंदू एंड मुस्लिम। उसमें मून भी दिखाया गया था जो कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को रिप्रेजेंट कर रहा था। इट वॉज डिजाइंड इन 1921 और ये 1921 में डिजाइन किया गया था। एंड लास्ट वन, अगर हम कंक्लूजन में चलें, हमने अभी तक जितने भी जो पढ़े हैं, जितने मूवमेंट पढ़े हैं, उनका कंक्लूजन क्या निकलता है? द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रीवनेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। की उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में, की गांधी जी की लीडरशिप ने लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट स्टार्ट किए नॉन वायलेंसली। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू folk national unity and many diverse groups and classes participate in these movements with various aspirations। लोगों ने अपनी अलग अलग, लोगों की अलग अलग प्रेरणाएं थी, सबको अपने अलग अलग जो इंस्पायरेशन मिले हुए थे, प्रेरित हुए थे, तो वो सब कुछ उन्होंने इस मूवमेंट में डाले और हर कैटेगरी के, हर क्लास के लोगों ने, हर ग्रुप के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। In other words, that was embracing was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। और अगर दूसरे वर्ड में कहें तो कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में काफी सारी वॉइसेस जो थी वो एक साथ मिलकर खड़ी हो रही थी, यानी कि काफी सारी आवाजें उस टाइम पर आजादी के लिए उठ रही थी। ओके, थैंक यू। इस चैप्टर में जितना भी हमने किया है, यानी कि जितना भी हमारा जो मूवमेंट जो चला है इससे रिलेटेड कि कौन कौन से मूवमेंट थे इस चैप्टर में, पीडीएफ मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है तो उसमें से मेन जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कौन कौन से मूवमेंट चले। हम अगर एक बार उनको थोड़ा सा भी उनको अगर शुरुआत से ले नेशनल मूवमेंट, तो उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको याद होना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन, उसके बाद सोल्ट मार्च आया, वुमेन की जो है वो पार्टिसिपेशन आया, दलित लोगों का पार्टिसिपेशन आया। तो ये सब बातें हमें याद रखनी जो कि एक नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड थी। तो फर्स्ट वन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल जो चला उसको एक रूपरेखा जो थी, एक शेप जो था वो प्रदान किया था। जो स्ट्रगल चला, नए नए तरीके समझाए लोगों को कि किस तरह से स्ट्रगल कर सकते हैं नए नए तरीके से। जलियांवाला बाग मैसर्स आया, सत्याग्रह का आया, कि सत्याग्रह का क्या होता है, सत्याग्रह यानी कि नॉन वायलेंसली हमें सभी मूवमेंट्स करने हैं। रोलेक्ट एक्ट आया, उसके अलावा जलियांवाला बाग मैसन्स आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आया, साइमन कमीशन आया, तो लाहौर कांग्रेस, जो लाहौर जो कॉन्फ्रेंस हुई जो हमारी 1929 में वो आई, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सोल्ट मार्च आया। उसके अलावा इन दोनों में डिफरेंट आया, दोनों मूवमेंट्स में लिमिटेशंस आई कि लिमिटेशंस क्या थी। उसके अलावा जितने भी जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशंस आई, वुमेन ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, किस तरह से लोगों में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो पैदा हुई, और लोगों ने कौन कौन से तरीके अपनाए कि वो किस तरह से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा आइडेंटिटी कैसे दी नेशन को, भारत माता कह के, यानी कि एक मदरलैंड के रूप में उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारी
मातृभूमि है और हमें इसको छुड़ाना है, कि इसको हमें फ्रीडम दिलानी है। पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा, भारत माता को जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाते हैं कि हमारी भारत माता या हमारे जो मदरलैंड है वो किस तरह से जकड़ी हुई है और हमें उसको फ्रीडम दिलानी है। ओके। ओके, थैंक यू, बाय।